ईपी बोर्ड के एग्ज़ाम जो है बहुत करीब आ गए हैं और उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं बोर्ड में, केवल उन्हीं की स्टडी करेंगे जो बार बार पूछे गए हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पा रही है। तो अगर इन टॉपिक को हम पढ़ लेंगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक, तो ऐसे टॉपिक्स जो बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं और जो 2024 के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ये आपका पहला है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कूलाम का नियम लिखिए, कूलाम का नियम लिखिए तथा इसका वेक्टर रूप लिखिए। ठीक, राइट कूलाम्स लॉ एंड राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ये दो एक ही क्वेश्चन है, या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो है दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले समझिए है क्या। देखिए ये दो, एक चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है Q1 और इससे r डिस्टेंस पर हमने ये चार्ज Q2 रख दिया। ठीक, कूलाम ने क्या बताया, देखिए दो चार्ज है, एक Q1 और Q2, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। तो जाहिर सी बात है चार्ज है एक जैसे हों या वो विपरीत हों, अपोजिट हों, उनके बीच एक फोर्स लगता है। अब जैसे ये दोनों सेम हैं तो इनके बीच फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट लगेगा। ठीक, प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है, हमेशा अट्रैक्शन अपोजिट के साथ होता है। कहा कि जो लगने वाला फोर्स है, यानी ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसी से पूरी बात लिख सकते हैं। ये F इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टिव फंक्शन है, और इसके कैसा है, इनवर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सामने लिखा है तो अनुक्रमानुपाती, नीचे लिखा जाता है तो व्युत्क्रमानुपाती। तो बस यहीं से आपको लिख देना है। ठीक, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी समझ गए क्या लिखना है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं। F डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल हो जाता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू, यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं, वो लगाते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां जो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक, कह सकते हैं माध्यम का तांक। ठीक, माध्यम प्रवणता, ये आपका इसका। अगर हम कहें जैसे इसके बाद फॉर एयर और वैक्यूम, मतलब ये हवा में रखे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम था, अब तक मीडियम में ना रख के हम कहते हैं दोनों चार्जेस हवा में रखे हैं, फॉर एयर और वैक्यूम मतलब निर्वात हो, तो उसके लिए K की वैल्यू 1 हो जाती, तब हो जाता है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K फॉर एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये चीज आपका एक बन गया। अब इसी का अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म देखो, वेक्टर F क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर इस पे लगा दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 वेक्टर नहीं होता है, F वेक्टर है, सदिश है, इसके ऊपर लगा दिया। Q1 Q2 दोनों ही वेक्टर नहीं है तो इस पे हम कोई वेक्टर नहीं लगाएंगे, ये अदिश राशि है। और R पोजीशन वेक्टर ये होता है, लेकिन यहाँ पर लगा जितनी, यहाँ हमने ऊपर लगा दिया, ये हमारी इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। या इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे हमने क्या काम किया, इधर भी हम मल्टीप्लाई करें, जैसे F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1
Q2 अपॉन R क्यूब कर दिया और यहाँ पर लगा दिया इस तरीके से, तो ये भी एक वेक्टर फॉर्म है। ये पहले क्वेश्चन का इतना आंसर आपका हो गया। अब दूसरे पर जाए, फाइंड डायमेंशन इक्वेशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, जो एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं आप, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम यहीं से उठा लेते हैं, इस वाले से। हमने क्या काम किया, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 लिखा, Q1 लिखा, Q2 लिखा, अपॉन R² लिखा। ठीक, इसको हम इधर ले आए, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 F Q1 Q2 अपॉन R², ये हमने बना लिया। अब हम यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक, अब यह ऊपर कूलम ही रहेगा और दो जगह है, इसका भी कूलम इसका भी कूलम, तो ये हो जाएगा कूलम का स्क्वायर अपॉन नीचे F, ये हो जाएगा न्यूटन, और उसके बाद मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। या और तोड़ना चाहें तो आप तोड़ सकते हैं इसको, तो कूलम ही लिखना है, कूलम स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर, तो मीटर इसके साथ में है, यानी कि मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ। ठीक, और ये चला जाएगा ऊपर। अब हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो इसकी जो होती है 80 होती है स्क्वायर अपॉन, इसकी m होगी, और ये ऊपर जाएगा तो t², इसका भी लिख लीजिए, और नीचे k, इसका m और l³, इसको ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा m⁻⁻1, l⁻³ और t की पावर कितना 4 और a की पावर 2, ये हो जाएगा। ये आंसर इसका आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। विद्युत बल रेखाओं के बारे में देखते हैं। ये एक हमने प्लस चार्ज ले लिया, प्लस से बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं होंगी, ये इस तरीके से बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक, ये देखिए, अब हम नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ले लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज से किस तरफ होगी, अंदर की तरफ होंगी। नेगेटिव भाई धन है तो धन देगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव लेगा, इस तरीके से ये लाइन हो जाएंगी। तो ये आपने देखा विद्युत बल रेखाएं किस तरफ से निकल रही हैं, किधर जा रही हैं, तो ये पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में प्रवेश करती हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर इन नेगेटिव चार्ज। और दूसरी बात ये है कि जैसे लाइन आप खींच रहे हैं, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये एक टेंजेंट करती हुई लाइन जो ड्रॉ की है, ये बताती है कि यहाँ इस बिंदु पर जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर है, इस तरफ है। या यहाँ पर टच करती लाइन खींची तो ऐसे हुई, तो ये यहाँ पर आपने लाइन खींची तो इधर इस तरफ गई, तो ये टच करती हुई लाइन ये बता रही है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है। यानी ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, इनको टच करती हुई कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो टेंजेंट होगा वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कभी भी एक जगह एक पॉइंट पर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ये नहीं हो सकता। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्योंकि एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र संभव नहीं है, इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर जाती हैं। ठीक, हमेशा ये धन से निकलेंगी, ऋण आवेश पे जाएंगी। और ये वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है
वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तीसरी बात यह है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्योंकि एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र संभव नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर रूप है। मान लो तुमने कहा एक इस पॉइंट पर एक वैद्युत क्षेत्र ये है, एक वैद्युत क्षेत्र ये है, मतलब ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। अब कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपने कहा दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 और एक E2, तो हमेशा इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट एक जरूर आ जाएगा, ये इस तरफ, ये हो गया E। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक पॉइंट पर कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र संभव नहीं है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज फिर अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व सूत्र लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट डेफिनेशन एंड फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो नाम से देखिए, वैद्युत द्विध्रुव यानी द्विध्रुव होंगे इसके, तो एक ध्रुव का मतलब सिरे, एक ये और एक ये। तो हमने क्या किया, इस पर माइनस क्यू रख दिया और इस पर रख दिया प्लस क्यू, और इनको एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा। अगर हम दो बिंदु आवेश बराबर परंतु विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी बहुत कम दूरी पर अगर रख देते हैं तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। यदि दो बिंदु आवेश बराबर परंतु विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार बोर्ड में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, और हम गारंटी से कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2024 में जरूर आएगा, 100% आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी वैद्युत ध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या चीज है, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, एक्सियल लाइन कहते तो सही रहेगा, एंड ऑन पोजीशन कह सकते हैं, इसी को एंड ऑन पोजीशन कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मान लो ए बी, यहां से लिखेंगे, देखो लिखो कैसे। माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। इसका मध्य बिंदु O है। इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिसके मध्य बिंदु से R दूरी पर है, जहां वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। सपोज ए बी इज आर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। O इज द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, उसके बाद आप बता देंगे पॉइंट P सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजिशन। ठीक, एट विच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन। ठीक है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करना है, देखो यहां पर इसकी वजह से, देखो हम एक चीज बता दें, अगर कोई चार्ज है, चार्ज से R डिस्टेंस पर हम निकाल सकते हैं इंटेंसिटी E। ऐसे ही यहां पर इंटेंसिटी निकालनी है तो इस पर हम पहले इसकी वजह से निकाल सकते हैं। भाई देखो यहां पॉइंट पर दो इंटेंसिटी होगी। दो इंटेंसिटी क्यों होंगी, क्योंकि दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। जब माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्जेस हैं तो दो इंटेंसिटी यहां पर होनी है। ठीक, तो दो इंटेंसिटी कौन कौन सी होंगी, एक माइनस क्यू की वजह से होगी, एक प्लस क्यू की वजह से होगी। जब माइनस क्यू की इंटेंसिटी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां से डिस्टेंस लेंगे यहां तक, और जब इसके निकालेंगे तो यहां से डिस्टेंस लेते हैं। देख लेते हैं पहले मिड पॉइंट से R डिस्टेंस, तो जाहिर सी बात है यहां से जब लेंगे तो L इतना बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो E होता था 1/4πε0 Q/r² होता था। यहां से डिस्टेंस R है तो R²। ठीक, यहां से डिस्टेंस कितनी है, R + L, तो यहां लिख सकते हैं E1 = 1/4πε0 और Q/ क्या हो जाएगा, R + L का होल ऑफ स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से हमेशा किस तरफ, अंदर की तरफ।
तो ये हमारा हो जाएगा E1। तो हम लिख सकते हैं P2A, P2A की तरफ ये डायरेक्शन हो जाएगी। दूसरी इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी वो भी निकाल लें, तो वो हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी इस तरफ हो जाएगी ये E2, यानी B2P बाहर की तरफ। दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, और दोनों अपोजिट हैं तो इनका रिजल्टेंट जब आप निकालेंगे तो हमेशा वेक्टर सम के बराबर होता है। तो E इक्वल टू वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं, और अपोजिट वेक्टर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ लिखोगे E, जब वेक्टर हटाएंगे E बराबर, तो यहाँ लिखेंगे 1/4πε0 Q अपॉन लिख दो R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/4πε0, और यहाँ हो जाएगा Q अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। 1/4πε0, बल्कि Q भी ऊपर ले लें, और यहाँ बचेगा 1/R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, Q अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें कॉमन तो ले ही चुके हैं, बल्कि लिख सकते हैं Q अपॉन 4πε0, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर और R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर क्या आया, तो ये हो जाएगा R, भाई ये तो कट गया, ये बचा R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। और ज़्यादा इसको ओपन करें तो देख लेते हैं Q अपॉन 4πε0 बाहर रहेगा, अंदर इसको खोल देते हैं, ऊपर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2RL अपॉन, इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L माइनस का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों, A माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला, A माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर जो कट रहा है उसको काट दो, इससे ये गया, इससे ये गया, बचा कितना, तो आप कहोगे ऊपर Q अपॉन 4πε0, ऊपर बचा 2 इंटू 2RL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस ये होल ऑफ स्क्वायर, ये चीज़ बची। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0। अगर मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो आपको हर जगह K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ पर K भी आ जाएगा। ठीक, और अगर K नहीं लेते हैं तो नहीं आएगा, तो K यहाँ रख दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पर ये जो 2 यहाँ लिख दें 2QRL अपॉन, इसको नीचे लिखेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2। इफ, यदि क्या हो जाए कि R जो हो वो बहुत ज़्यादा हो, L बहुत छोटा हो, इफ R इज वेरी मच ग्रेटर देन L, देन तब क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का मतलब हो गया R स्क्वायर। ठीक, इसमें रख दीजिए, तो E स्क्वायर टू हो जाएगा 1/4πε0 2QRL अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर इंटू स्क्वायर। भाई ये जो है कैंसिल होगा, एक कम हो जाएगा, तो E स्क्वायर टू हो जाएगा 1/4πε0 और 2QL अपॉन R क्यूब, या कह सकते हैं E स्क्वायर टू 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। अब यहाँ पर एक चीज़ रह गई, देखिए ये जो 2 था तो हम 2 एक यहाँ लिख दिए, क्यों, क्योंकि कितना है 2QRL। ठीक, तो 2 यहाँ पर छूटा है तो वो भी हमें 2 यहाँ पर 2 ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई वाला 2 ऐसे लिख दो, 2 ऐसे लिख दो और 2 ऐसे लिख दो, और ये 2P, ये हमारा क्वेश्चन फार्मूला आ गया। ठीक, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगला भी पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, और उससे पहले भी ये पूछा जा चुका है, लगभग 2-3 बार पूछा गया है, 20 में, 17 में और 15 में, इस तरीके से पूछा जा चुका है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो पहले किया है। अभी इसको भी देख लीजिए, ये मतलब कौन सी है, ये पोजीशन होती है इसकी
इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट पी है जहां पर इंटेंसिटी निकालना। फिर वैसे लिखोगे कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी कंसिस्ट ऑफ ए बी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस, ओ इज द मिड पॉइंट, और यहाँ से आर डिस्टेंस माना, ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस क्यू अब इससे बिंदु बना है, इसका मध्य बिंदु ओ है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर वो निरक्षीय स्थिति में बिंदु पी है जहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी वजह से निकालेंगे। फिर वही बात माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, अब आप बताइए, यहाँ पर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन कितना, देखिए पहले डिस्टेंस निकालिए, ये आर है ये एल, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वजह से इंटेंसिटी यहाँ निकालना है तो डिस्टेंस यही लेंगे, क्या होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट होगा तो स्क्वायर होता है तो घट जाता है रूट, ठीक है। अब डायरेक्शन की क्या होगी, तो डायरेक्शन इस तरफ होगी E1, यानी ये हो जाएगी P2A, ठीक। दूसरा निकालेंगे हम इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये लिखेंगे आप, बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, लिख लेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उतनी होगी लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगी, ये B2P होगी, कैसे, B से P की तरफ, मतलब इस तरफ होगी, ये हो जाएगी B2P, अरे यार ये ऐसे, ये हो जाएगी E2। अब इसके पैरेलल एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, ये पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, यानी कि E1 और E2 के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से, इधर हो जाएगा E1 साइन थीटा, इधर हो जाएगा E2 साइन थीटा, इधर हो जाएगा E1 कॉस थीटा, इधर हो जाएगा E2 कॉस थीटा, ठीक, इस तरीके से आ जाएंगे। तो अब आपको ये बनाना, चाहे तो इतना पोर्शन अलग बना के दिखा सकते हैं, वहीं पे दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि E1 एंड E2 रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, E1 और E2 को दो घटकों में विभाजित करते हैं, तो E1 और साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, देन दे कैंसल टू ईच अदर, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर परंतु विपरीत हैं, वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं, तब देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी भाई, वो हो जाएगी E=E1। देखो इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये दोनों एक डायरेक्शन सेम ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, वो सॉरी जुड़ जाएंगे। E1 cos थीटा और E2 sin थीटा क्या है, एक ही दिशा में है, अतः दोनों जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर इन सेम डायरेक्शन, देन एक ही दिशा में हैं, तब अब देखो तब क्या आ जाएगा, पढ़ाई बता E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो E1 वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस की वैल्यू क्या है L अपॉन भाई
कॉस, ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम इसको रूट में ना लिख के लिख देते पावर हाफ, ठीक है, ये रूट ना लिख के इसकी पावर हाफ लगा देते हैं। ये केवल इसकी जगह पे लिखा, फिर इसके लिखोगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर क्या लिखोगे L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। ये जो आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2 प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 1/4πε0 2q, और L भी है तो L 2q L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया 3/2। अब हम कहते हैं इफ, यदि, यहीं पे कहते हैं इफ, यदि ये जो R है बहुत छोटा हो, R बहुत बड़ा हो, इफ R इज मच ग्रेटर देन L, देन तब क्या हो जाएगा, तब आपका जो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ये लगभग हो जाएगा R के बराबर। उस सिचुएशन में E इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 2qL अपॉन R स्क्वायर इंटू 3/2, ये कैंसिल, E बराबर आ जाएगा 1/4πε0, इसके क्या रख सकते हैं P, तो P अपॉन R क्यूब, ये हमारा डेरिवेशन आ गया। ठीक, क्या किया हमने, इसकी वजह से यहां पर इंटेंसिटी निकाली, इसकी वजह से यहां पर इंटेंसिटी निकाली, इसकी वजह से इंटेंसिटी थी इस तरफ थी, इसकी वजह से थी तो उस तरफ थी, इसके दो कंपोनेंट कर लिए, इसके भी दो कंपोनेंट कर लिए, ठीक है, और ये एक दूसरे, भाई ये दोनों हैं तो बराबर ही लेकिन दिशा अलग अलग है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये आपस में बराबर होंगे परंतु विपरीत हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं परिणामी तीव्रता में जोड़ लेते हैं। बस E1 की वैल्यू लगाई, कॉस की वैल्यू लगाई, E1 लगाई, कॉस की वैल्यू लगाई और सबको जोड़ दिया, वैल्यू वो आंसर आ गया आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और लाइक भैया शेयर कर देना थोड़ा सा। ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।